हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे भारतीय दंड संहिता के बारे में, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और फिलहाल हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। ठीक है। और अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 10 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे और फिलहाल हम सेक्शन 11 पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 11 एकांत परिरोध। जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के अधीन न्यायालय को उसे कठिन कारावास या दंडादेश करने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के जिसके लिए वह दंडाधिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होंगे नियमित मान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाए। पॉइंट है, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो 1 माह से अनधिक समय। पॉइंट बी, यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है और 1 वर्ष से अधिक नहीं है तो 2 माह से अनधिक समय। पॉइंट सी, यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 माह से अनधिक समय। सेक्शन 11 कहता है कि कैदी को जेल में बिल्कुल अकेले मतलब कठोर मतलब कालकोठरी में रखना, जहां वह किसी भी अन्य इंसान से मिले या बात नहीं कर सकते। कानूनी इसे एक बहुत ही कड़ा दंड माना जाता है, इसलिए इसके लिए कड़े नियम है। यह सजा केवल तभी दी जाती है जब अपराधी को कठिन कारावास मिला हो। सामान जेल की सजा में यह नहीं दिया जा सकता है। अधिकतम सीमा की बात करते हैं तो किसी भी मामले में कुल मिलाकर 3 महीने से ज्यादा की एकांत सजा नहीं दी जा सकती है। न्यायालय किस हिसाब से यह सजा तय करता है कि एकांत कारावास कितना मिल सकता है। 6 महीने या उससे कम है, अधिकतम 1 महीने का। 6 महीने से अधिक लेकिन 1 साल से कम है, अधिकतम 2 महीने का। ठीक है। 1 साल से अधिक है तो अधिकतम 3 महीने। ठीक है। सेक्शन 12 एकांत परिरोध की अवधि। एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। साथ ही ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्य अंतराल होगी और जब दिया गया कारावास 3 माह से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक नहीं होगा। एक ही साथ एकांत परिरोधी कालावधियों के बीच में उन्हें कालावधि से अन्यून अंतराल होंगे। सेक्शन 12 कहता है कि एकांत कारावास की सजा को जेल में लागू कैसे की जाती है। आप किसी कैदी को लगातार कई दिनों तक अकेले बंद रखकर पागल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसके लिए मानवीय नियम बनाए गए। एक बार में लगातार अधिकतम 14 दिन के एकांत में रखा जा सकता है। ठीक है। मतलब अगर किसी को एकांत कारावास की सजा दी जा रही है तो उसको 14 दिनों के लिए ही एक बार में रखा जा सकता है। जितने दिन कैदी को अकेले रखा गया है, बाहर निकलने के बाद कम से कम उतने ही दिन उसे सामान्य कैदियों के साथ रखना होगा। अगर आपने किसी को एकांत कारावास की सजा 14 दिन के लिए दी है तो 14 दिन के लिए ही उसको अन्य कैदियों के साथ रखना पड़ेगा। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी को 10 दिन अकेले रखा गया है तो अगली बार अकेले रखने से पहले कम से कम 10 दिन का गैप देना जरूरी है। ठीक है। अगर कैदी की कुल जेल की सजा 3 महीने से ज्यादा है तो किसी भी एक महीने में उसे अधिकतम 7 दिन के एकांत कारावास में रखा जा सकता है और यहाँ भी उतने ही दिनों के गैप का नियम लागू होगा। अगर किसी को 7 दिन के लिए एकांत कारावास में रखा गया है तो 7 दिन के लिए ही इसको अन्य कैदियों के साथ ग्रुप में रखा जाए। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 13 के बारे में। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड। जो कोई व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से
किसी भांति के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के लिए वैसे ही कारावास से दंड में किसी अपराध का दोषी है तो वह प्रत्येक ऐसे पश्चावर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। इसमें कह रहा है कि अगर कोई बार बार गंभीर अपराध करता है तो उसे कोर्ट अगली बार बहुत भारी सजा दी। इस नियम को लागू करने के लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त ये होती है कि व्यक्ति ने पहले कोई अपराध किया हो जो अध्याय 10 मतलब सरकारी स्टाम्पों से जुड़े अपराध किए हो, या अध्याय 17 निज संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चोरी, डकैती, लूट के तहत अपराध किए हो। दूसरे नियम में बताया गया है कि उसे पहले अपराध के लिए कानून में 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो और उसे सजा मिल चुकी हो। जेल से छूटने के बाद वह फिर से उन्हीं अध्यायों मतलब चैप्टर 10-17 के तहत कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें फिर से 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। यदि कोई इन शर्तों के बाद दोबारा अपराध करता है तो कोर्ट उसे सामान्य सजा नहीं देगा, कोर्ट उसे सीधे आजीवन कारावास दे सकता है। ठीक है, 10 वर्ष तक की कठिन या साधारण जेल की सजा सुना सकता है। यहाँ पे हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 साधारण अपवाद। सेक्शन 14 विधि द्वारा आपराध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आपराध होने को विवश करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आपराध है या जो तथ्य की भूल के कारण न की विधि भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आपराध है। सेक्शन 14 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कानून किसी काम को करने के लिए मजबूर है या तथ्य की गलतफहमी की वजह से ईमानदारी से मानता है कि वह कानूनन मजबूर है तो उसका किया गया कार्य अपराध नहीं है। मतलब यहाँ तथ्य की भूल मिस्टेक ऑफ फैक्ट माफ है, लेकिन कानून की भूल मिस्टेक ऑफ लॉ माफ नहीं है। मतलब आप यह नहीं कह सकते हैं कि मुझे कानून पता नहीं था। ठीक है, पॉइंट ए विधि के समादेशों के अनुरूप अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से एक सैनिक कै भीड़ पर गोली चलाता है, कै ने कोई अपराध नहीं किया। पॉइंट ए में बताया है कि एक सीनियर ऑफिसर के कानूनी आदेश पर एक सैनिक दंगई भीड़ पर गोली चलाता है। सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वह कानून अपने सीनियर का आदेश मानने के लिए मजबूर है। ठीक है, पॉइंट बी न्यायालय का अधिकारी कै मै को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर और सामयिक जांच करने के पश्चात यह विश्वास करके कि यह ही मैं है यह को गिरफ्तार कर लेता है। कै ने कोई अपराध नहीं किया। अभी भी समझाया है कि कोर्ट ने पुलिस अधिकारी कै को मैं नाम अपराधी को पकड़ने का वारंट दिया। कै ने पूरी जांच पड़ताल की और उसे लगा कि यह ही असल में मैं है। यहाँ तथ्य की भूल हुई है और उसने यह को गिरफ्तार कर लिया। कै ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने सद्भाव पूर्वक कार्य किया। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 15 के बारे में। न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा किसी ऐसी शक्ति के प्रयोग में की जाती है जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्वक विश्वास है कि उसके पास वह है या उसे विधि द्वारा दी गई है। सेक्शन 15 कहता है कि जब कोई जज मतलब न्यायाधीश अपनी कोर्ट की कुर्सी पर बैठकर न्याय कर रहा हो तो उसके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला या किया गया कार्य अपराध नहीं माना जा सकता है। जज ने वह काम सद्भाव पूर्वक किया हो और उसे ईमानदारी से विश्वास हो कि कानून
ने उसे यह फैसला सुनाने का अधिकार दिया ताकि जज बिना किसी डर के निष्पक्ष होकर फैसला सुना सके। अगर मुजरिम जजों पर ही केस करने लगे तो कोर्ट चल ही नहीं पाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 16 के बारे में। न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई बात जो किसी न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किए गए या उसके द्वारा समर्थित हो, यदि वह उस निर्णय आदेश के प्रवर्त रहते की जाए, अपराध नहीं है। चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय आदेश लेने की अधिकारिता न रही हो, परंतु यह तब जब कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भाव पूर्वक विश्वास करता हो कि उस न्यायालय को वैसी अधिकारिता थी। सेक्शन 16 कहता है कि यह धारा कोर्ट के आदेश का पालन करने वाले कर्मचारियों जैसे पुलिस, जेलर या जल्लाद को बचाती है। अगर कोर्ट ने कोई आदेश या फैसला दिया है और वह आदेश तभी लागू है तो उस आदेश के पालन में किया गया काम अपराध नहीं है। इसमें मजेदार बात यह है कि अगर बाद में पता चले कि कोर्ट के पास वह आदेश लेने का अधिकार था ही नहीं, तभी उस कर्मचारी को कोई अपराध नहीं माना जाएगा। बस शर्त यह है कि कर्मचारी ने ईमानदारी से कोर्ट के आदेश का पालन किया। इसका उदाहरण बताकर समझाते हैं कि जल्लाद अगर किसी को फांसी पर लटकाता है तो वह मर्डर नहीं है, क्योंकि वह कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं सेक्शन 17 के बारे में। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है या तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है। सेक्शन 17 कहता है कि धारा 14 बात करती है कि कानून मजबूर होने की और धारा 17 बात करती है कि कानून उचित या सही होने की। अगर कोई व्यक्ति कानून कोई काम करने का अधिकार रखता है या तथ्य की भूल के कारण सद्भाव पूर्वक मानता है कि उसका काम कानूनन सही है तो वह अपराधी नहीं है। इसको उदाहरण से समझते हैं। क्या को ऐसा कार्य करते हुए देखा जो क्या को हत्या प्रतीत होता है। ठीक है, क्या सद्भाव पूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार उस शक्ति को प्रयोग में लाते हुए जो विधि ने हत्या करने वाले को उस कार्य में पढ़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है। ठीक है, यह को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिग्रहित करता है। कहने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे तत्पश्चात असल बात यह निकले कि यह आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। इस उदाहरण में समझाया गया है कि क्या रास्ते से जा रहा था, क्या जो है वो रास्ते से जा रहा था, उसने देखा कि यह किसी का मर्डर कर रहा है। क्या ने देखा कि यह जो है वो किसी का मर्डर कर रहा है। ठीक है, कानून हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह किसी हत्यारे को पकड़ सके। क्या ने यह को दबोच लिया, वो क्या है उसने यह को पकड़ लिया। ठीक है, ताकि उसे पुलिस के हवाले कर सके। बाद में पता चला कि यह तो असल में अपनी आत्मरक्षा में सामने वाले को मार रहा था, मतलब खुद को बचाने के लिए सामने वाले को मार रहा था। सेल्फ डिफेंस का मामला है। ठीक है, भले ही यह बेकसूर निकला, यह उसमें बेकसूर निकलेगा, लेकिन कहने कोई अपराध नहीं किया है। इसमें कहने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसने जो देखा है उस तथ्य के आधार पर उसका कदम कानून बिल्कुल सही था। अब बात करते हैं सेक्शन 18 के बारे में। विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना इस दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय ज्ञान के बिना विधि पूर्ण रीति से विधि पूर्ण साधनों द्वारा तथा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधि पूर्ण कार्य करने में हो जाती है। सेक्शन 18 कहता है कि अगर आप अपनी काम कानूनी तरीके से पूरी सतर्कता के साथ
और अचानक कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है, मतलब कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, तो यह अपराध नहीं है। इसके लिए आपका कोई आपराधिक इरादा, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके उदाहरण से समझते हैं। क्या कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर जल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उसे मारा जाता है। यहाँ यदि कैद की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो उसका कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है। इस उदाहरण में समझाया गया है कि क्या अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, जो कानूनी काम है, वह पूरी सावधानी से काम कर रहा था, लेकिन अचानक कुल्हाड़ी का जो लोहा का फल है, मतलब जो जिसे वो काट रहा था, लकड़ी से निकलकर उछल जाता है और पास खड़े एक व्यक्ति को लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। चूंकि कैद की कोई लापरवाही नहीं थी और न ही उसका कोई बुरा इरादा था, इसलिए यह सिर्फ एक दुर्घटना है। ठीक है, अपराध नहीं। अब बात करते हैं सेक्शन 19 के बारे में। हानि जिससे अब हानिकारिक होना संभव है, किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे अपहानि कारित होना संभव है। यदि वह अपहानि कारित करने के किसी आपराधिक आशय के बिना और व्यक्तिगत संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्तन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई। स्पष्टीकरण, ऐसे मामले में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस अपहानि का निवारण या परिवर्तन किया जाना है, क्या वह ऐसी प्रकृति की थी, इतनी आदर्श थी कि वह कार्य जिसे जानते हुए कि उसने अपहानि कारित होना संभावित करने का जोखिम उठाना न्यायोन्मुक्त या माफी योग्य था। सेक्शन 19 कहता है कि या अगर किसी बड़े नुकसान या बड़े खतरे, जैसे कई लोगों की जान जाना, को टालने के लिए बिना किसी बुरे इरादे के सद्भावपूर्वक छोटा नुकसान किया जाता है, तो वह अपराध नहीं कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ए, क्या जो एक जलियान का कप्तान है, अचानक और अपने किसी त्रुटि या अपेक्षा के बिना अपने आप को ऐसी स्थिति में पाता है कि यदि उसने जलियान का मार्ग नहीं बदला तो इससे पूर्व कि वह अपने जलियान को रोक सके, वह 20 या 30 यात्रियों से भरी नाव को भरी खे को अनिवार्यत टकराकर डुबा देगा और अपना मार्ग बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली नाव गैर को डुबाने की जोखिम उठानी पड़ती है, जिसको वह संभव बचाकर निकल जाए। यहाँ यदि क्या नाव गैर को डुबाने के लिए किसी आशय के बिना और नाव खे के यात्रियों को संकट से बचाने के प्रयोजन से सद्भाव पूर्वक अपना मार्ग बदल देता है, यद्यपि वह नाव गैर को ऐसे कार्य द्वारा टकराकर डुबा सकती है जिससे ऐसे परिणाम का उत्पन्न होना वह संभावित जानता था, तथापि तथ्य यह पाया जाता है कि वह संकट जिसे बचाने का उसका आशय था, जिसे नाव गैर को डुबाने की जोखिम उठाना माफी योग्य है, तो वह किसी अपराध का दोषी नहीं। इसमें कहा गया है कि एक कैप्टन का पानी का जहाज आगे बढ़ रहा, अचानक सामने 20-30 लोगों से भरी एक नाव खे आ जाती है। अगर वह जहाज नहीं मोड़ता तो वह सब मर जाए। जहाज मोड़ने पर सामने सिर्फ 2 लोगों वाली नाव गैर है, जिससे टकराने का खतरा है। कैप्टन 30 लोगों की जान बचाने के लिए सद्भावपूर्वक जहाज मोड़ देता है और छोटी नाव से टक्कर हो जाती है। यहाँ कैप्टन दोषी नहीं है, क्योंकि उसने बड़ी अपवाद को रोकने के लिए जोखिम उठाया है। ठीक है, एग्जाम्पल की, क्या एक बड़े अग्निकांड के समय आग को फैलने से रोकने के लिए घरों को गिरा देता है, वह इस कार्य को मानव जीवन या संपत्ति को बचाने के आशय से सद्भाव पूर्वक करता है। यहाँ यदि यह पाया जाता है कि निवारण की जाने वाली अपहानि प्रकृति की थी और इतनी अशांत थी कि क्या का कार्य माफी योग्य है, तो क्या उस अपराध का दोषी नहीं है। एग्जाम्पल भी कहता है कि एक शहर में भीषण आग लगी।
आगे न फैले और सैकड़ों घर न जले, इसलिए क्या बीच के कुछ घरों को खुद गिरा देता है ताकि आग का रास्ता रुक जाए। क्या ने संपत्ति का नुकसान तो किया, लेकिन उसका मकसद इंसानों और बाकी शहर को बचाना था, इसलिए क्या दोषी नहीं हुए। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 20 के बारे में। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। इसमें कहा है कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कानून की नजर में इतना ना समझ होता है कि वह अच्छे और बुरे का अंतर नहीं समझ सकता है। इसलिए 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कोई भी काम करते, मतलब चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों ना हो, जैसे बंदूक चलाना या आग लगा देना, कानूनन उसे अपराध ही नहीं माना जा सकता है। ठीक है, बच्चे को पूरी छूट है। इसकी वीडियो में इतना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।